नमस्कार। आज गैर गांधी परिवार का आदमी कांग्रेस का ऑफिशियली बॉस बन गया। सोनिया गांधी ने आज उन्हें अपना पद सौंप दिया और इस दौरान सोनिया गांधी के हाथ में एक तस्वीर थी, राजीव गांधी की तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देख भी सकते हैं और कांग्रेस ने इसे ट्वीट भी किया है। इसका कैप्शन लिखा गया है कि कॉल ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य की पुकार। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का जन्म विदेश में हुआ, फिर उन्हें एक भारतीय शख्स से प्यार हुआ और फिर उस भारतीय के लिए सोनिया गांधी ने ना सिर्फ अपना देश छोड़ा बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी अपनाया। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार विचित्र मणि जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी सर, पहला सवाल यह है कि सोनिया गांधी का व्यक्तित्व, उनकी त्याग, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब तक का कार्यकाल। देखिए, सोनिया गांधी के व्यक्तित्व की आपने चर्चा की, तो व्यक्तित्व का एक व्यक्तिगत पहलू भी होता है। आपने कहा कि उन्होंने, वो एक विदेशी थी, वो इटली की रहने वाली हैं, उन्होंने एक भारतीय से शादी की। वो एक प्रेम विवाह था। प्रेम में त्याग स्वयं छुपा होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें, और कैसे छुपा होता है, आप इसको इस तरह से समझिए कि वो इटली की थी, ये भारत के थे, राजीव गांधी भारत के थे। इटली के वो एक सामान्य खाते पीते परिवार की थी, ये भारत के सबसे ताकतवर परिवार, राजीव गांधी भारत के सबसे ताकतवर परिवार के बेटे थे। बावजूद इसके जब प्यार हुआ, राजीव गांधी ने जब उनको पहली बार देखा था एक रेस्तरां में, तो देख करके जो ये कहते हैं ना कि राजीव गांधी के अंदर यही फीलिंग आई थी कि मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। सोनिया गांधी के अंदर भी यही एहसास जगा था। और ये दोनों लोग जब मिले, इसके बाद जब ये भारत आई, तो तेजी बच्चन के घर इंदिरा गांधी ने रखा था भारतीय परंपरा, संस्कार और सभ्यता को सीखने के लिए। आप देखिए कि वहाँ पर वो, उन्होंने जो कुछ सीखा, वो आज 54 साल से ऊपर हो गया उनको भारत में रहते हुए, शादी हुए राजीव गांधी से, उन्होंने उन परंपराओं का निर्वाह किया। आपने कहा कि आप उनके त्याग को कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा जैसे कि त्याग से पहले प्रेम आता है। राजीव गांधी को आपको याद होगा कि जब वो श्रीलंका में गए थे, तो वहाँ पर उनको एक सिंघल, इसने तमिल, माफ़ कीजिएगा, एक तमिल सैनिक ने बंदूक की बट से मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सोनिया गांधी बहुत सतर्क रहती थी। आप देखिए कि उसके बाद एक गांधी जयंती के अवसर पर राजीव गांधी को जाना था राजघाट। सोनिया गांधी को डर था कि कहीं कुछ हो न जाए, वो भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन राजीव गांधी ने मना कर दिया, थोड़ा गुस्सा कर मना किया होगा, तो वो साथ में नहीं थे। उन्होंने अपने ड्राइवर से, मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी को वहाँ ले चलो जहाँ से राजीव मुझे न देख सकें, लेकिन मैं देखती रहूँ। उसी तरह से सिंदूर भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या गलत, लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद मैंने पढ़ा था कि सोनिया गांधी सिंदूर नहीं लगाती है। कुछ लोगों के लिए जो जन्म के आधार पर, लोगों के जन्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको लग सकता है कि ये भारतीय परंपरा का अपमान है। सोनिया गांधी के हवाले से छपा था कि उन्होंने ये कहा था कि उनको एलर्जी होती थी उससे, सिंदूर वो लगाती थी लेकिन एलर्जी होती थी। तो राजीव गांधी ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्यार और विश्वास इसको कहते हैं। ठीक है। ये सोनिया गांधी के व्यक्तित्व का एक पहलू है। और ये आपने कहा कि कर्तव्य की पुकार, कर्तव्य की पुकार वाली बात जो कहा, वो इस मायने में भी अहम है कि उनके पिता इटली के एक मुसोलिनी की फौज से या मुसोलिनी के विचार से जुड़े हुए थे। उसके बाद ये जब आई पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए इन्होंने अपना खर्च उठाने का भी काम किया था। और जिस राजीव गांधी से उन्होंने शादी की थी, वो राजीव गांधी कितना काम करते थे, आप इसको एक शरद पवार की किताब की घटना से, शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लिखी है ऑन माई टर्म्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1987 की बात होगी, राजीव गांधी ने उनको फ़ोन किया, उस समय रात के 3 बज रहे थे। शरद पवार गोवा में कहीं आराम कर रहे थे। राजीव गांधी ने पूछा कहाँ हो तुम? शरद पवार ने कहा कि मैं गोवा में हूँ। तो राजीव गांधी ने कहा कि तुम वहाँ मौज कर रहे हो और मैं यहाँ 3 बजे रात को बैठ के काम कर रहा हूँ। शरद पवार ने कहा कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
यू आर obliged टू डू 24/7 जॉब, बट आई एम ए फ्री बर्ड, सो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। लेकिन ये बात नहीं है बड़ी बात ये है कि 3 बजे रात तक काम करना। ये बात कोई राजीव गांधी अपने मुंह से कह के नहीं गए, ये बात शरद पवार ने कही है, और उस शरद पवार ने कही है जो विदेशी मूल के सवाल पर कांग्रेस से बाहर है। विदेशी मूल का सवाल शरद पवार के साथ एक और नेता ने उठाया था, पीए संगमा ने। लेकिन आप देखिए कि पीए संगमा की बेटी अगाथा संगमा को कैबिनेट में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री सोनिया गांधी ने बनवाया। व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह को राजनीति पर हावी न होने देने की बात, आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही है। ये चुनाव सोनिया गांधी ने भी एक बार लड़ा था, जैसे आज खड़गे और थरूर का चुनाव हुआ कुछ दिनों पहले, और उस चुनाव में खड़गे माफ कीजिएगा सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराया था। जितेंद्र प्रसाद चुनाव में, जितेंद्र प्रसाद के पिता जो हैं, जतिन प्रसाद के पिता। लेकिन जितेंद्र प्रसाद के बेटे का देहांत हो गया कुछ समय के बाद, और जतिन प्रसाद को सोनिया गांधी ने कभी भी उस मैंने विंडिक्टिव होकर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में उनको मंत्री भी बनवाया था। तो ये एक व्यक्तित्व का पहलू है, उनके व्यक्तित्व का, जो ये बताता है कि वो किस तरह की महिला है। ठीक है। इसका एक तीसरा पहलू और भी है, वो पहलू है कि ये तो व्यक्तिगत पार्टी के अंदर की राजनीतिक समझ या गणित की बात हो सकती है, कह सकते हैं। ये है दूसरे नेताओं के प्रति भी सम्मान। एक समाजवादी नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, चंद्रशेखर, वो कांग्रेस के विरोधी थे। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनको कैंसर हो गया था, उनको अमेरिका इलाज के लिए भेजना हो या मृत्यु के बाद राजघाट के पास उनकी समाधि बनवाना, इसकी भी मदद, इसमें भी सोनिया गांधी ने अपनी भूमिका निभाई। ये सब भी छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी की सबसे बड़ी भूमिका इस देश में अगर कोई है तो वह है राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। आज़ादी के 60 साल तक यह देश ये सोच ही नहीं पा रहा था कि भोजन का अधिकार सबको होना चाहिए। ये मौलिक अधिकार से भी बड़ा मौलिक अधिकार है। कोई आदमी भूखा कैसे रह सकता है? हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई आदमी पेट पर कपड़ा बांध करके रात भर सोएगा? लेकिन ये चीज़ सोचा कोई तो सोनिया गांधी ने। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शरद पवार कृषि मंत्री थे। इन लोगों की इच्छा राइट टू फूड करने की नहीं थी, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगता। ये लोग धन का और पैसे का हवाला दे रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी की जिद या सोनिया गांधी की संवेदनशीलता, इसको जो भी कहिए, उसका नतीजा हुआ कि भारत में भोजन का अधिकार मिला, कि जो भी व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है उसे और सुविधाएं मिले न मिले, लेकिन वो खाली पेट सोने के लिए मजबूर नहीं होगा। अटल जी के बाद जब यूपीए ने अपनी सरकार बनाई, जब यूपीए को बहुमत मिला, तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया मनमोहन सिंह को। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये उनका एक त्याग था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी राजनीतिक चतुराई थी। देखिए, प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा चतुराई की जाती है। जो बड़े बड़े त्यागी होते अपने को बताते हैं, जो अपने को सत्ता का संत महात्मा कहते हैं, जो लोग अपने को फकीर बताते हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए क्या नहीं करते हैं। सोनिया गांधी ने एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री पद ठुकराया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव सोनिया गांधी के सामने ही कांग्रेस के नेता लेकर गए थे। सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया था। उस समय सोनिया गांधी शोक में थी। उनकी उम्र 45 साल थी, 44 साल थी। उनके पति 46 साल के थे। एक जवान मौत हुई थी। उनकी पीड़ा को, उनके शोक को, उनके संताप को समझा जा सकता है। लेकिन जब वो 1998 में राजनीति में आ गई और 6 वर्षों की कठिन साधना कहिए या राजनीति में पब्लिक से अपने को जोड़ करके जब 2004 में वो कांग्रेस को सत्ता में ले आई, फिर भी अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं तो इसको हम सिर्फ राजनीतिक चतुराई भर नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री का पद किसको नहीं अच्छा लगता? जैसे ये कहा जाता है ना कि तुलसीदास ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख निकसत नाहि। मरने के समय में कहा जाता है कि राम का नाम मुंह से निकले तो सीधे मोक्ष मिलता है। राजनीति का मोक्ष क्या है? जो सत्ता में जाना चाहता है वो कोई भी पद पा जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है।
सोनिया गांधी के सामने प्रधानमंत्री का पद रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। एक अखबार ने उस समय बहुत अच्छी हेडिंग दी थी, मुझे आज तक वो हेडिंग याद है। उसने हेडिंग में कुछ नहीं लिखा है, उसने बस सोनिया गांधी उनका नाम है, उसने बस लिख दिया गांधी सोनिया, इतना ही लिखा। उसमें राजनीति जरूर थी, जिस तरह से विपक्ष खासकर बीजेपी बचकानी राजनीति उस समय कर रही थी। अब वो महिला इस देश में इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा क्या लेने की, कि मैं वस्त्र सफ़ेद वस्त्र पहन लूँगी, बाल मुड़वा लूँगी। जब देश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता हैं, तो देश की जनता के ऊपर एक महिला की व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक तरफ विपक्ष की राजनीति थी, दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि हम सत्ता में नहीं रहते हैं, सत्ता सोनिया गांधी से दूर जा भी नहीं सकती थी। उन्होंने एक अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए। एक कि उन्होंने ये दिखाया कि पद पा जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है पद को त्याग देना। और दूसरा दिखाया कि राजनीति में कैसे मास्टर स्ट्रोक चला जाता है। जिन लोगों को लगता था कि 40 साल 50 साल तक वो देश की राजनीति करते हैं, उन्हीं के पास सारी बुद्धि है, सोनिया गांधी ने ये बताया कि उनकी भी कुछ बुद्धि है, कुछ समझ है, और वो समझ बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को चित करने के लिए काफ़ी है। सोनिया गांधी भारतीय परंपरा में ढल गई, लेकिन अभी भी वो हिंदी जो है ठीक से नहीं बोल पाती हैं। तो इसके पीछे क्या समझते हैं आप? देखिए, सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थी, तो उन्होंने रोमन सीखा होगा। अंग्रेजी भी वो बहुत ठीक से नहीं बोलती हैं। अच्छा। बोलती हैं, आप कभी अंग्रेजी में भी उनको देखिए तो कोई ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं बोलती हैं। अच्छा। भाषा पे नहीं जाना चाहिए। भाषा कभी भी किसी समाज किसी को किसी से जोड़ने में आड़े नहीं आता है। गांधी जी के पास जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, एक आदमी आया, दक्षिण भारतीय तमिलनाडु का था, उसको अंग्रेजों ने मारा पीटा था। वो तमिल ही जानता था और गांधी जी तमिल बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन न उसने कुछ कहा न गांधी ने कुछ पूछा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझ लिया। गांधी ने उसके दर्द को समझ लिया। ठीक है। तो भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदी बहुत धारा प्रवाह बोलें तभी वो महान हो जाएंगी। भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम खुद को अभिव्यक्त करते हैं। जब भाषा कमज़ोर होती है तो आदमी कम शब्दों में अभिव्यक्त करता है और कई बार कम शब्दों में ज़्यादा अभिव्यक्त कर लेता है। ठीक। तो ये हुई सोनिया गांधी के त्याग के बाद, उनके व्यक्तित्व की बात। अब बात कर लेते हैं खड़गे की, जो कि आज कांग्रेस के ऑफिशियली अध्यक्ष बन गए हैं। उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? पार्टी के अंदर एक चुनौती होती है और एक पार्टी के बाहर की चुनौती होती है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खड़गे के सामने पार्टी के अंदर में क्या चुनौतियाँ हैं? पार्टी के अंदर है, अंदरूनी चुनौतियाँ क्या है? सबसे पहले तो ये चुनौती ये है कि कांग्रेस के अंदर ये माना जाता है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो बहुत मजबूत, गांधी परिवार के बाहर वो कोई मजबूत अध्यक्ष नहीं होगा। तो इस स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों के बीच वो ये विश्वास पैदा कर सकें कि नेता वही हैं और कांग्रेस के लोग उनको नेता माने। ये चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी से ठीक पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी को कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अध्यक्ष नहीं मानते थे, उनके कहे को फॉलो नहीं करते थे। माफ कीजिएगा, जबकि सीताराम केसरी ओबीसी समाज से आते थे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं। जो हमारे यहाँ सामाजिक जातिगत ढांचा है उसमें दलित ओबीसी से भी नीचे गिना जाता है। अभी भी अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता मानेंगे? और क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे वहीं आखिरी सत्य होगा, या मल्लिकार्जुन खड़गे सीताराम केसरी साबित होंगे? ये उनके सामने एक चुनौती रहेगी। दूसरी चुनौती है कि अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन्होंने नाम नहीं शामिल किया है इनका, शशि थरूर का। तो क्या शशि थरूर का नाम शामिल नहीं करने के पीछे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का ही फैसला है, या फिर ये फैसला किसी और का है? ये अध्यक्ष हैं इसलिए इनके नाम पर ये फैसला हुआ है।
अगर ऐसी स्थिति है तो ये भी इनके सामने एक चुनौती है कि ये अध्यक्ष हैं, ये दिखाएं। तीसरी चुनौती है कि कांग्रेस, अभी जो सबसे सामने चुनौती है वो है राजस्थान की, कि राजस्थान में क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा निपट गया है या उस झगड़ा को ये निपटा पाने में कामयाब होंगे। और चौथी जो है वो 2024 का चुनाव है, और उसी में जुड़ा हुआ एक ये भी है, खासकर हिंदी पट्टी। आप देखिए कि पूरे हिंदी पट्टी में कांग्रेस नील बटे सन्नाटा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, तो क्या वो दलित वोट, खासकर उत्तर भारतीय दलित वोट को कांग्रेस से जोड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस में, जो कभी कांग्रेस ने एक बार जगजीवन राम को अपना, एक जगजीवन राम भी आज से 50 साल पहले अध्यक्ष थे, तो क्या जगजीवन राम की तरह ये भी दलित वोटों को जोड़ने का एक जरिया बन सकते हैं? ये चुनौती इनके बाहर की चुनौतियां हैं, अंदर की चुनौतियां कांग्रेस के अंदर की, कांग्रेस के अंदर से ये निकल करके जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको, और जो कांग्रेस से जुड़े हुए वोट हैं, खासकर दलित वोट हैं, जो कांग्रेस को बनाए अपने साथ रखते हैं, जोड़ पाते हैं कि नहीं। दूसरी बात, बाहर की चुनौती। बाहर की चुनौतियों में ही कांग्रेस का एजेंडा भी छुपा हुआ है। आप इसको इस तरह से देखिए कि सबसे पहले इनके सामने क्या है चुनौती, ये पूरे देश के सामने इनको साबित करना है कि ये रबर स्टैम्प अध्यक्ष नहीं है। इनके सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि इन छवि की, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, दूसरी तरफ इनकी छवि क्या होगी। आप मल्लिकार्जुन खड़गे जिस स्थिति में हैं कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी, वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी तुलना आप जेपी नड्डा से कीजिए, क्योंकि जेपी नड्डा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और न तो कुछ पाने के लिए। पाने के लिए क्या मतलब कि जो कुछ करना है वो मोदी को करना है, मोदी का नाम है। यहाँ राहुल गांधी के नाम के बावजूद अब अगर कभी कुछ पराजय होगी तो ये सारा ठिकरा मल्लिकार्जुन खड़गे पर जाएगा। तो इनके सामने ये है कि कैसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स अपनी छवि को मजबूत करें। और आज उन्होंने इसमें लोगों के बीच मैसेज देने की एक बयान से कोशिश की, जो कहा कि मैं मजदूर का बेटा, यानी अगर मोदी चाय वाले का बेटा है तो मैं मजदूर का बेटा हूँ। ये इन्होंने एक चीज़ की। तो ये इनके सामने चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ इनकी अभी अमूमन क्या होता है कि कोई भी नया नेता बनता है तो उसके पास कुछ समय होता है तैयारी करने के लिए। इनके पास कोई समय नहीं है, इनके पास आज से ही भिड़ना है और आज से ही काम पर लग जाना है। चुनौतियों से पार पाकर जो निखरता है वही तो हीरा कहलाता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सच में ये हीरा साबित होंगे? अब पता नहीं ये हीरा साबित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये तय करना होगा कांग्रेस के नेता इनको कितना सहयोग करते हैं। ये कांग्रेस जो 80 साल की इनकी उम्र है, इस उम्र में इनके सामने युवाओं को जोड़ने की चुनौती है। वो युवाओं को जोड़ पाएंगे। आज उन्होंने ऐलान भी किया है ना कुछ, आज उन्होंने ऐलान किया है कि 50% कांग्रेस में सीटें हम 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे, यानी कांग्रेस को नौजवान करना चाहेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि कांग्रेस की जो सबसे हायर गवर्निंग बॉडी है, जो सबसे प्रभावशाली उसका ग्रुप है, वो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें उसकी औसत आयु 68 साल है और उसमें 50 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति नहीं है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती, इनके सामने ये भी चुनौती है। इन चुनौतियों से लड़कर वो अगर वो पा जाते हैं, अगर कर लेते हैं, तो ये राजनीति के लिए भी शुभ लक्षण होगा। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो जो बेहद एक हम्बल पृष्ठभूमि से वो आते हैं, एक दलित परिवार से आते हैं, काफ़ी गरीबी और ज़िंदगी की दुश्वारियां हैं उनको झेल कर आए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में निखरता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हम और आप तो शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। एक तत्कालिक फायदे होते हैं और एक फायदे होते हैं जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं। तो तत्कालिक जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस इस आरोप से बाहर निकल गई कि इस पे गांधी परिवार का ही कब्जा रहता है। दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं? अभी तो हाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस पर कुछ ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता है कि होगा। देखिए, वंशवाद वाला आरोप जो कांग्रेस पर लगता है कि वंशवाद, वो आरोप बीजेपी आगे भी लगाएगी। आज भी बीजेपी ने कहा है कि ये एक कठपुतली अध्यक्ष है। तो वो आरोप बीजेपी आगे भी लगाएगी। बीजेपी आरोप कैसे लगा रही है, वो कांग्रेस भी पूछ रही है कि भाई आपके नड्डा जी क्या हैं, वो कौन सा अपने से सारे फैसले लेते हैं।
लेकिन आप ये भी देखिए कि वंशवाद इस देश की एक ऐसी बुराई है जो सब में लग गई है। और कांग्रेस अगर ये सोचती है कि वो वंशवाद, नेहरू गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बना करके वो वंशवाद से लड़ लेगी, तो ये कांग्रेस की एक किस्म की नादानी है। आप ये देखिए कि कांग्रेस को जहाँ जहाँ जिन राज्यों में सत्ता से वंचित होना पड़ा है, वहाँ पर कोई न कोई परिवारवादी रहा है। ओडिशा में कांग्रेस खत्म हो गई, ओडिशा में नवीन पटनायक हैं, वो वंशवाद की उपज हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस खत्म हो गई। यहाँ पर जो सत्ता में हैं, अभी नहीं हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव थे, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हैं अभी सत्ता में, वहाँ पर उद्धव ठाकरे, वो भी वंशवाद के। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसी कांग्रेस से निकले हुए जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया और कांग्रेस की जगह पर रहें, वो भी वंशवाद के। तमिलनाडु में उनका क्या नाम, मुख्यमंत्री स्टालिन, MK स्टालिन वंशवाद के। तो वंशवाद आज की तारीख में एक राजनीतिक सच्चाई बन गई है और कांग्रेस का राज्यों में जहां मुकाबला है वो वंशवादी शक्तियों से ही है। इसका मतलब ये है कि जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई वंशवाद की उपज है, जनता को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि वो जैसी भावनाएं लेकर चलती है, उसकी जो फीलिंग है, उनकी भावनाओं को, उनके जज्बात को कौन सम्मान देता है। ठीक है, तो खड़गे जी को हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की सबसे पुरानी पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस को मजबूत करें, और कांग्रेस को इसलिए भी मजबूत करें क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो उम्मीद है कि खड़गे जी अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएंगे। बाकी आपने जाना कि सोनिया गांधी और खड़गे के बारे में आपने जो विश्लेषण सुना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव।